एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। आप सभी ने कल की वीडियो देखी होगी जहाँ पे हमने एक ही वीडियो में अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को कवर कर लिया था। आज जो है हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर आ चुके हैं। आप सभी जो है ऊपर दिए हुए लिंक पे, जो राइट साइड में आपको लिंक दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करके पॉलिटी का पूरा क्रैश कोर्स देख सकते हैं। मैंने अभी तक पॉलिटी की जितनी भी वीडियोस कवर कराई हैं, ये पूरा पॉलिटी का क्रैश कोर्स जो है मैं लक्ष्मीकांत से ले रही हूँ। तो लक्ष्मीकांत के अभी तक के मैंने काफ़ी सारे जो आपका थर्ड पार्ट आता है लक्ष्मीकांत में, पार्लियामेंट तक, मैंने वहाँ तक ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर करा दी है। और जैसे कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया कि मैं मई स्टार्ट होने से पहले आपका पॉलिटी का क्रैश कोर्स जो है पूरा करा दूंगी। तो ये आपका एक तरीके से वन सोर्स सोल्यूशन बन जाएगा, जहाँ पे आपको और कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इन वीडियोज़ को देखिए और आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि जो पॉलिटी में 20 सवाल आते हैं उसमें से करीब करीब 15 से 16 सवाल जो हैं आप डायरेक्टली सही कर पाएंगे अगर आपने इन वीडियोस को ठीक से देख लिया। क्योंकि पॉलिटी में जितनी भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो यूपीएससी में पूछी जाती है, वो मैं सभी इस वीडियो में लेकर आई हूँ। जो भी यहाँ पे प्रीलिम्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे मिलेगी। ठीक है गाइज, अब विदाउट टाइम वेस्ट करे जो है हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबसे पहले आ जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में अब अपॉइंटमेंट कैसे होती है, पोस्टिंग कैसे होती है और प्रमोशन कैसे होता है। देखिए, अपॉइंटमेंट में क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट जज का जो अपॉइंटमेंट होता है, डिस्ट्रिक्ट जज इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट को जो है बेसिकली गवर्नर करते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल नहीं आता। अभी तक जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देखा, जब हमने वहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल आता है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज में बस गवर्नर का रोल आएगा और गवर्नर करेंगे हाई कोर्ट से कंसल्ट। यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई रोल नहीं होता डिस्ट्रिक्ट जज में। जो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के जजेस होते हैं, वहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का रोल आता है। अब देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के जजेस होंगे, दैट इज द अदर जजेस, इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको भी अपॉइंट जो है यहाँ पे गवर्नर ही करते हैं, बट गवर्नर को जो है यहाँ पे कंसल्ट करना होगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से एंड हाई कोर्ट से। इन दो लोगों से कंसल्ट करके जो है गवर्नर यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली यहाँ पे दो लोगों की पोस्टिंग देख ली है, डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्टिंग और अदर जजेस की पोस्टिंग। अब देख सकते हैं दोनों में गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, बस कंसल्टेशन किस किस से करना है ये चीज़ में थोड़ा सा चेंज आया है। अब आ जाता है यहाँ पे कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हाई कोर्ट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है डिस्ट्रिक्ट जजेस पे एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। दिस इंक्लूड्स पोस्टिंग एंड प्रमोशंस बट नॉट अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन इन जुडिशियल सर्विस होल्डिंग पोस्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज। देखिए, यहाँ पे हाई कोर्ट जो है इनकी पोस्टिंग्स कर सकता है, इनके प्रमोशंस कर सकता है, बट हाई कोर्ट जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे कि हमने ऊपर देखा, यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है बेसिकली गवर्नर कर रहे हैं एक तरीके से। अब आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, कि सिविल कोर्ट आएंगे, क्रिमिनल कोर्ट्स आएंगे, सिविल कोर्ट के नीचे कौन कौन से कोर्ट्स आएंगे, ये सभी जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है ये यूनिफॉर्म नहीं होता। सभी स्टेट्स में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होता है अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है। अगर हम एक जनरल तरीका देखें कि जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में फॉलो होता है, वो यहाँ पे ये है कि सिविल कोर्ट में जो है यहाँ पे सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट्स आ जाता है और मुंसिफ कोर्ट्स आ जाएगा, ये सिविल कोर्ट में आ जाते हैं। और क्रिमिनल कोर्ट्स में जो है यहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आ जाते हैं और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट आ जाते हैं। ये जो है ये भी कोई फिक्स नहीं है कि ऐसे ही करके जाएगा कि ये ही होंगे, ये कोर्ट्स होने भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप मान लीजिए कि राजस्थान में मुंसिफ कोर्ट ना हो, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और हो सकता है कि यहाँ पे अगर आप मध्य प्रदेश तक जाएँ तो वहाँ पे आपको मुंसिफ कोर्ट मिल जाए, बट जनरली यही तरीका फॉलो किया जाता है सिविल कोर्ट में और ये तरीका फॉलो किया जाता है क्रिमिनल कोर्ट्स में। अब आ जाता है हायरार्की एंड फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। देखिए, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जजेस आ जाएंगे, हम जो है यहाँ पे इनका ज्यूरिसडिक्शन देखते हैं। इनके पास जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। They exercise judicial and administrative powers with supervisory control over all subordinate courts in the district। ये डिस्ट्रिक्ट जज की यहाँ पे पावर दी गई है कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास क्या क्या पावर है यहाँ पे। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट जज की यहाँ पे क्वालिफिकेशंस क्या होती है। डिस्ट्रिक्ट जज मस्ट बी ए एडवोकेट और प्लीडर विद एटलीस्ट 7 years ऑफ एक्सपीरियंस।
यहाँ पे या तो एडवोकेटर हो या फिर ये प्लीडर हो विद एटलीस्ट 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, मस्ट नॉट बी इन सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में नहीं हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन बाय द हाई कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट को रिकमेंड करना होगा कि किसको हम जो है यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज बनाएं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिफिकेशंस बताई, मैंने कल आपको हाई कोर्ट के जजेस की और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशंस बताई थी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए कि हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशंस क्या है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन क्या है। इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कितनी ध्यान से वीडियोज़ को सुन रहे हैं और आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप कितना रिटेंशन रेट आपका क्या है, आप कितनी अच्छे से पूरे कंटेंट को रिटेन कर पा रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में जो होता है, जैसे कि मैं बार बार बोलती आ रही हूँ, रिविजन 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 इज द की, आप जितनी बार रिवाइज करेंगे ना उतना ही आपका अच्छा रिटेंशन होगा, तो इस बात पे डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट जजेस, जैसे कि सिविल जज है, सीनियर डिवीजन जज आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, हैज़ अनलिमिटेड पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन ओवर सिविल सूट्स, यहाँ पे जो जो सिविल जज आ जाते हैं, अनलिमिटेड पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन मतलब कितने भी पैसे तक का मामला हो सकता है, कि 1 करोड़ का मामला हो, 2 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। कैन बी गिवन द पावर्स ऑफ असिस्टेंट सेशन जज मेकिंग द रोल एप्लीकेबल टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। अगर इनको जो है पावर, देखिए यहाँ पे जो सिविल केसेस में जो हैंडल करते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, जो यहाँ पे क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं उनको हम सेशन जज बोलते हैं फॉर्मली। तो जो सेशन जज होते हैं ना, क्रिमिनल मैटर्स को भी हैंडल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यहाँ पे जो कि हमने यहाँ पे पीछे देखा था, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट टर्म ही लिंक्ड होता है क्रिमिनल कोर्ट से, तो क्रिमिनल केसेस को ये जो है यहाँ पे हैंडल करते हैं। फिर मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 7 years की है। ये चीज़ हमने हाई कोर्ट के चैप्टर में भी देखी थी कि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है 7 years की पनिशमेंट देता है तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो ये लोग जो है 7 years से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं दे सकते, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है वो डेथ सेंटेंस तो दे ही नहीं सकते, कैन नॉट अवॉइड द डेथ सेंटेंस यहाँ पे। एंड ये जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, दे एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स इन द डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। अब आ जाते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से भी नीचे की पोजीशन होती है। ही कैन इम्पोज अ सेंटेंस ऑफ अप टू 3 years फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस। देखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की पनिशमेंट दे सकता है, वो भी क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए। ही हैंडल्स लेस सीरियस क्रिमिनल केसेस, क्योंकि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है एक तरीके से इनके सीनियर है, तो इनसे ज़्यादा बड़े केसेस को जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहाँ पे हैंडल करते हैं। अब आ जाते हैं मुंसिफ्स कोर्ट या फिर सिविल जज जूनियर डिवीजन, हैंडल स्मॉल पेक्यूनरी सिविल केसेस विद लिमिटेड मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन। देखिए जो मुंसिफ कोर्ट जो है ना, यहाँ पे हमने मुंसिफ कोर्ट का देखा था कि मुंसिफ कोर्ट सिविल केसेस को हैंडल करते हैं, तो यहाँ पे जो इनका पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होता है, मतलब कितने पैसे तक के मामले को हैंडल कर सकते हैं, ये बहुत छोटे पैसे के मामले को हैंडल कर सकते हैं, बहुत स्मॉल पेक्यूनरी सिविल केसेस होते हैं यहाँ पे। और जैसे कि हमने यहाँ पे सबऑर्डिनेट जज में देखा था कि इनके पास अनलिमिटेड पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है। तो देखिए एक तरीके से पूरा ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का। अब हम चलते हैं अपने अगले इसके ऊपर, जहाँ पे हम देखेंगे कि पूरे कोर्ट्स जो हैं किस तरीके से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी किस तरीके से लोकल लेवल पे जुडिशियल सिस्टम को लाने का ट्राई किया गया है। आ जाते हैं सबसे पहले लोक अदालत का हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसको हम पीपल्स कोर्ट भी बोलते हैं। देखिए लोक अदालत क्यों सबसे पहले बनाया गया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और किस एक्ट से बनाया गया। सबसे पहले लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से बनाया गया है। उसके बाद इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय SLSA, दैट इज स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये जो है इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अब इसके ज्यूरिसडिक्शंस और फंक्शनिंग्स क्या क्या हैं लोक अदालत के। इट डील्स विद पेंडिंग कोर्ट केसेस एंड प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स। देखिए कोई ऐसा कोर्ट जजमेंट है जो कोर्ट में अभी पेंडिंग चल रहा है, या अभी तक वो कोर्ट तक गया ही नहीं है, मतलब वो प्री लिटिगेशन स्टेज में है, उसे लोक अदालत हैंडल कर सकता है। यहाँ पे जो इनके चेयरमैन होते हैं वो एक जुडिशियल ऑफिसर होते हैं विद मेंबर्स इंक्लूडिंग लॉयर एंड सोशल वर्कर्स। एक जुडिशियल ऑफिसर होंगे जो इसके चेयरपर्सन होंगे, और मेंबर्स में जो है यहाँ पे लॉयर्स आ जाएंगे और सोशल वर्कर्स आ जाएंगे। इसके पास जो होते हैं सिविल कोर्ट की पावर होती है अंडर CRPC विद अथॉरिटी टू स्पेसिफाई इट्स ओन प्रोसीजर्स, मतलब सिविल कोर्ट की पावर है। नो ज्यूरिसडिक्शन ओवर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। देखिए नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के ऊपर जो है यहाँ पे इनका कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस बेसिकली वो ऑफेंसेस होते हैं जो कि बहुत सीरियस तरीके के ऑफेंसेस होते हैं।
प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स कैन बी टेकन अप इफ एनी वन पार्टी रिक्वेस्ट रेजोल्यूशन। देखिए अगर एक पार्टी ने भी बोल दिया ना कि हमें जो है यहाँ पे लोक अदालत के थ्रू रेजोल्यूशन कराना है प्री लिटिगेशन स्टेज में, तो लोक अदालत के पास मामला पहुंच जाता है। दोनों ही पार्टीज का एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है। नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ CRPC एंड एविडेंस एक्ट। ये जो है यहाँ पे स्ट्रिक्ट एप्लीकेबिलिटी इसलिए नहीं किया जाता है ताकि यहाँ पे इनको एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी मिले लोक अदालत को फंक्शनिंग करने में। लोक अदालत का पर्पस ही ये होता है कि लोगों को जो है जो कोर्ट का जो इतना रिजिड प्रोसीजर होता है उसको ना फॉलो करना पड़े, और लोग जो है इजी तरीके से बेसिकली अपना मिटिगेशन करा पाएँ, अपने मैटर्स का मिटिगेशन करा पाएँ और सस्ते में अपना मिटिगेशन करा पाएँ, कम कॉस्ट में एंड एफिशिएंटली एंड लेस टाइम में अपना मिटिगेशन प्रोसीजर पूरा करने के लिए लोक अदालत तक अप्रोच करते हैं। अभी क्या क्या यहाँ पे इनको बेसिकली पनिशमेंट दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो होता है लोक अदालत का जजमेंट जो होता है वो फाइनल एंड बाइंडिंग होता है, यहाँ पे कहीं पे भी आप फिर अपील नहीं कर सकते। और मेजर ड्रॉबैक क्या होता है, ये कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे होता है। यहाँ पे जो होता है बेसिकली अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाया ना जजमेंट में तो जजमेंट भी बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। लोक अदालत ये ट्राई करती है कि दोनों ही पार्टीज़ के बीच में जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ आ जाए। जबकि अगर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अदर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कोर्ट उसके हक में फैसला देता है जो सही होता है। और लोक अदालत ये चीज़ ट्राई करती है कि दोनों ही पार्टीज़ के बीच में जो है एग्रीमेंट हो पाए, किसी भी पार्टी को जो है ये ना लगे कि उनके साथ गलत हुआ है। अब हमने देखा लोक अदालत, अब आ जाता है परमानेंट लोक अदालत। देखिए परमानेंट लोक अदालत से किस तरीके से अलग है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की जो भी मैटर्स होते हैं ना वो परमानेंट लोक अदालत में जाते हैं। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मतलब जैसे कि वाटर सर्विसेज आ गई या फिर बिजली की सर्विसेज आ गई, जहाँ पे आपको इमीडिएट रेजोल्यूशन चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने लोक अदालत में देखा था कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जजमेंट देना मुश्किल हो जाता है। पर अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के टाइम पे अगर एक ठोस जजमेंट नहीं दिया गया विद इन लिमिटेड टाइम, तो इस तरीके से तो लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए लोक अदालत का ही एक आगे अमेंडमेंट करके परमानेंट लोक अदालत बनाए गए, जहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को हैंडल किया जाता है ताकि लोगों को एक फाइनल डिसीजन मिल पाए। तो यहाँ पे कंपल्सरी प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म होता है फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। चेयरमैन कौन होते हैं, ही इज सर्विंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और हायर जज अलॉन्ग विद 2 एक्सपर्ट मेंबर्स फ्रॉम PUS, दैट इज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। या तो सर्विंग है या फिर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है, अलॉन्ग विद यहाँ पे 2 एक्सपर्ट मेंबर्स भी आते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से। यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, केसेस इन्वॉल्विंग डिस्प्यूट्स अप टू ₹10 लाख, बट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंक्रीज दिस लिमिट। देखिए जनरली परमानेंट लोक अदालत जो है 10 लाख तक के मैटर्स को हैंडल कर सकते हैं, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को बढ़ा सकता है। नो ज्यूरिसडिक्शन ओवर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, ये सेम एज लोक अदालत है। जैसे कि लोक अदालत भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को हैंडल नहीं कर सकता, वैसे ही परमानेंट लोक अदालत के पास भी पावर नहीं है कि वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को हैंडल करे। यहाँ पे जो अवार्ड होता है वो फाइनल एंड बाइंडिंग होता है, लोक अदालत की तरह नहीं है यहाँ पे। और अगर सेटलमेंट नहीं हो पाता है, अगर सेटलमेंट नहीं हो पा रहा तो अवार्ड को मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे पास कर दिया जाता है। लोक अदालत में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सेटलमेंट ही करने का ट्राई किया जाता है। नो सेटलमेंट केस में कोई जजमेंट पास नहीं किया जाता। अब इसके आगे हम आ जाते हैं अगले टाइप के कोर्ट पे, दैट इज़ फैमिली कोर्ट्स पर। फैमिली कोर्ट्स जैसे कि हम वर्ड से सुन रहे हैं जहाँ पे फैमिली के मैटर्स को डील किया जाता है, जैसे कि इनहेरिटेंस राइट्स हो गए, मैरिज राइट्स हो गए, डाइवोर्स के राइट्स हो गए, विल हो गया, इन सब मैटर्स को फैमिली कोर्ट्स में डील किया जाता है। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 से बने थे। यहाँ पे जो होता है स्टेट गवर्नमेंट जो है इनको बनाती है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके हर स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने अपने स्टेट में फैमिली कोर्ट्स को बनाती है। पर्पस क्या होता है, हैंडल फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग मैरिज, डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। इन सभी मैटर्स को जो है केयरफुली हैंडल करना होगा। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पार्टीज आर नॉट एंटाइटल टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ पे पार्टीज के पास कोई राइट नहीं होता कि वो लॉयर लेकर आ सकती है, कोई पार्टी यहाँ पे लॉयर नहीं रख सकती है। हाउएवर फ्रेंड ऑफ कोर्ट कैन असिस्ट। देखिए फ्रेंड ऑफ कोर्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोर्ट के पास ही अपना कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो कोर्ट को यहाँ पे असिस्ट करे जजमेंट देने में। कोर्ट अपने लिए एक लॉयर रख सकती है जहाँ पे कोर्ट को जो है कोई लीगल मैटर्स के ऊपर एडवाइस दे रहा है, तो कोर्ट के पास ही पावर है। जबकि लोगों के पास पार्टीज जो होती है ना, यहाँ पे अगर आप सपोज करिए कि 2 पार्टीज है जिनके बीच में डिस्प्यूट हुआ है, वो 2 पार्टीज किसी भी तरीके से किसी लॉयर को नहीं रख सकती है यहाँ पे। अब आ जाता है राइट टू अपील।
फैमिली कोर्ट से अपील जो है वो हाई कोर्ट में जा सकता है। मैंडेटरी इस्टेब्लिशमेंट आ जाता है, इट इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी टाउन विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 मिलियन। देखिए जहाँ पे भी जहाँ पे भी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ऊपर चली जाती है वहाँ पे फैमिली कोर्ट्स बनना जो है मैंडेटरी होता है। क्वालिफिकेशन फॉर जज क्या होता है, दे आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये क्वालिफिकेशन बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से यहाँ पे कंसल्ट करके। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट टाइप के कोर्ट्स, दैट इज़ ग्राम न्यायालय। दैट इज़ जो विलेज लेवल पे जो कोर्ट्स फंक्शन करते हैं, ये जो होते हैं ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अंडर आते हैं, इसके थ्रू ये फंक्शनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई फीस की रिक्वायरमेंट नहीं आती है फॉर केसेस फाइल्ड इन ग्राम न्यायालय। जुडिशियल अथॉरिटी क्या है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास न्याय अधिकारी। देखिए ये जो यहाँ पे इस लेवल के जज जो है यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, जो फर्स्ट क्लास न्याय अधिकारी का जिनके पास पोस्ट होता है। दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। इनको भी अपॉइंट जो है, ये जो फर्स्ट क्लास न्याय अधिकारी हैं इनको अपॉइंट जो है स्टेट गवर्नमेंट कर रही है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। द न्याय अधिकारी स्ट्रिक्टली जुडिशियल ऑफिसर अनलाइक पंचायती राज कोर्ट्स। देखिए जो न्याय अधिकारी होते हैं वो बस जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, पंचायती राज कोर्ट्स में जिस तरीके से होता है वैसा नहीं होता। ये इंटरमीडिएट पंचायत लेवल पे जो ऐसे सेटअप किया जाता है। देखिए हम जब हम पंचायत का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे हमारे यहाँ 3 लेवल ऑफ पंचायत से। तो जो सेकंड लेवल ऑफ पंचायत होता है ना, जो इंटरमीडिएट लेवल ऑफ पंचायत आ जाता है, वहाँ पे ग्राम न्यायालय की सीट होती है। हेडक्वार्टर ऑफ ग्राम न्यायालय इज लोकेटेड एट हेडक्वार्टर ऑफ इंटरमीडिएट पंचायत। देखिए जो इंटरमीडिएट पंचायत होगा इसके हेडक्वार्टर पर ही ग्राम न्यायालय का भी यहाँ पे हेडक्वार्टर होता है। उसके साथ साथ ये मोबाइल कोर्ट्स होते हैं। मोबाइल कोर्ट्स का मतलब ये मूव कर सकते हैं, विलेजेस टू विलेजेस जाते हैं वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए और वहाँ जाके उनके केसेस को रिजॉल्व कर आते हैं। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों को ही हैंडल कर सकते हैं। क्रिमिनल केसेस आर डेल्थ विद यूजिंग समरी प्रोसीजर फॉर फास्टर रेजोल्यूशन। देखिए समरी प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो पहले से ही इस बात को एडमिट कर लेते हैं कि हमने कोई गलत काम किया है, तो उससे जो है बेसिकली उन्हें कम पनिशमेंट दी जाती है। इसको हम समरी प्रोसीजर बोलते हैं। केसेस ट्राइड कैन ट्राई केसेस लिस्टेड इन शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 ऑफ ग्राम न्यायालय एक्ट। देखिए इसकी ग्राम न्यायालय एक्ट में केस शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में जो भी मैटर्स लिखे गए हैं वो सभी जो है यहाँ पे ग्राम न्यायालय हैंडल कर सकते हैं। द लिस्ट ऑफ केसेस कैन बी अमेंडेड बाय बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए इस लिस्ट को अमेंड भी किया जा सकता है कि अगर यहाँ पे आपको कोई मैटर को इंक्लूड करना है जिसे ग्राम न्यायालय हैंडल कर सके, उसे स्टेट गवर्नमेंट भी अमेंड कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हैंडल कर सकती है। अब आ जाता है एग्जेम्पशन फ्रॉम एविडेंस एक्ट इन 1872। यहाँ पे इनको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट से जो है बाउंड नहीं होते। ऐसा क्यों होता है, ताकि यहाँ पे जो है कोई रिजिडिटी ना रहे डिसीजन मेकिंग में, एक तरीके से फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग हो पाए। इंस्टेड डिसीजंस आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड एनी प्रोसीजरल रूल्स फॉर्मुलेटेड बाय द हाई कोर्ट। यहाँ पे नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जा सके। अब अपील्स आ जाते हैं। अपील्स फ्रॉम न्यायालय डिसीजन गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ पे डिसीजन जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो सिविल कोर्ट्स के मैटर होंगे वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएंगे और जो क्रिमिनल कोर्ट के मैटर होंगे वो सेशन जज के पास जाएंगे। अपील मस्ट बी हर्ड विद इन 6 मंथ्स। ये कंपलसरी है कि 6 मंथ्स के अंडर जो है अपील को हियर करना पड़ेगा। डिसीजन ऑफ ग्राम न्यायालय आर नॉट बाइंडिंग अंटिल द अपील प्रोसेस इज एग्जॉस्टेड। देखिए यहाँ पे बाइंडिंग इसलिए नहीं क्योंकि हम देख रहे हैं कि अपील यहाँ पे हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील हो रहा है। अब प्ली बार्गेनिंग आ जाता है। एक्यूज पर्सन कैन प्लीड गिल्टी इन एक्सचेंज फॉर मोर लीनियंट सेंटेंस। देखिए इस तरीके से हमने पूरा ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के चैप्टर को यहाँ पे पूरा अच्छे से आपको समझा दिया। जितना भी आपके लिए प्रीलिम्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने सब यहाँ पे कवर कर दिया है। तो आप जो है इसको बार बार रिवाइज करिए। एक ही वीडियो को आप 4 से 5 बार देखिए अपने प्रीलिम्स से पहले। ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए और आप इस कोर्स के ऊपर भरोसा रखिए। मैं कल अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ आऊँगी जहाँ पर मैं आपको जो है आगे के चैप्टर्स कवर कराऊँगी पॉलिटी में। थैंक यू सो मच गाइस।